16 जुलाई 2025 और हम जुलाई के मंथ के अंदर दो चैप्टर्स ख़त्म करना चाहते थे। पहला चैप्टर हमने ऑसिलेटरी मोशन का ख़त्म कर चुके हैं, कल इसका टेस्ट है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द मंथ हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर चुके होंगे। तो लेट्स स्टार्ट ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? तो पहले तो ज़रा इसकी ABCD पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर इसको ए लेवल्स के लेवल पर लेके आ जाते हैं। अभी मैं आपको बच्चों वाली बातें बता रहा हूँ। ये बताइए, बचपन से हम लोग, बचपन का मतलब IGCSE से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो DC होता है ये एक ऐसा करंट होता है जो किसी वायर में वन डायरेक्शन में फ्लो करता है। यानी बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और जो चार्ज होता है सर वो वन डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ऐसा करंट जो वन डायरेक्शन में फ्लो करे, नंबर वन। और नंबर टू, उसकी वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो। ऐसा नहीं होगा कि करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वैल्यू फिक्स होगी और वन डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऐसा करंट कहलाएगा डायरेक्ट करंट और DC। लेकिन जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है सर, इस ऑल्टरनेटिंग करंट में जो चार्ज होता है सर वो पहले एक तरफ फ्लो करता है और अपना साइकिल कंप्लीट करके सर वो वापस आता है। और जब वापस आता है तो मैं कहूंगा कि ये एक ऐसा करंट है जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है, जाकर वापस आ जाता है। और जब जाकर वापस आ जाता है तो याद रखिएगा, कभी भी AC को ड्रॉ करते वक्त हम प्लस माइनस लिखते ही नहीं है, क्योंकि इसका प्लस माइनस कीप ऑन रिवर्सिंग। देखिए, पहले प्लस मैंने लेफ्ट पे बनाया है, माइनस राइट पे बनाया है और फिर फौरन नीचे प्लस माइनस बना दिया। इसका मतलब है इसके पोलैरिटी, सोर्स की पोलैरिटी, बैटरी की पोलैरिटी कीप ऑन रिवर्सिंग। और दूसरी बात ये कि करंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू भी फिक्स नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती। क्या मतलब? अभी आप देखिएगा इस चैप्टर के अंदर कि जब कभी हम AC का ग्राफ बनाएंगे तो बताएंगे कि करंट इंक्रीज हो रहा है, फिर करंट डिक्रीज हो जाएगा, फिर करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा, करंट इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो आप नोट कीजिएगा कि करंट की वैल्यू भी कम ज्यादा हो रही है। ठीक है जनाब, इसीलिए ग्राफ नीचे से ऊपर गया है, ऊपर से नीचे आ रहा है और डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही है। तो नोट कीजिएगा, डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही है, करंट भी कांस्टेंट नहीं है, इट इज AC। और फिर जरा एक और बात नोट कीजिए कि ये वाला जो मैंने ग्राफ आपके सामने बनाया है, याद करें बिल्कुल ऐसा ग्राफ आपने बार बार अभी SHM के चैप्टर में भी देखा है। SHM का चैप्टर अभी अभी हम खत्म करके बैठे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें याद करें इसी तरह का ग्राफ था। और अब ग्राफ इसी तरह का था, जब कोई ऑब्जेक्ट SHM कर रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपने नोट किया, ऐसा ही था। तो वहां पर आपने फॉर्मूला पढ़ा था x=x0 साइन थीटा और थीटा को ओमेगा टी लिखा था। तो मैं जानबूझ के आपको एक ऐसा चैप्टर पढ़ाना चाह रहा हूं जिसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं आए। और आप देखिएगा इस चैप्टर में फॉर्मूला होगा I=I0 साइन ओमेगा टी। सेम फॉर्मूला जो अभी अभी आप फॉर्मूला पढ़कर आए हो ऑसिलेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, बिल्कुल उसी शक्ल का फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट की जगह करंट आ जाएगा, एम्पलीट्यूड की जगह करंट की पीक वैल्यू आ जाएगी, करंट की पीक वैल्यू आ जाएगी साइन ओमेगा टी। और जहां ओमेगा लिखा है ना जनाब, उस ओमेगा की जगह भी आप बार बार देखिएगा, या तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी यूज करेंगे या 2 पाई एफ यूज करेंगे। टी का मतलब आप समझ रहे हैं, एक साइकिल का टाइम, एक ऑसिलेशन का टाइम। एफ का मतलब समझ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो ओमेगा भी बिल्कुल यहां पर ऐसे ही चलेगा। ठीक है। अलबत्ता एक नई बात छोटी सी आपको यहां पर मिलेगी, वो ये कि ये वाला जो करंट है इट इज कॉल्ड पीक वैल्यू, और ये वाला जो करंट है ये मुसलसल कम और ज्यादा हो रहा है।
तो आपको पता है कि कोई चीज अगर फ्लक्चुएट कर रही हो, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो हम लोग उसका एवरेज ले लेते हैं। ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, इस ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज क्या होता है, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, क्योंकि करंट मुसलसल फ्लक्चुएट कर रहा है और इसी करंट से इलेक्ट्रिकल पावर बनती है, पावर को हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं एटसेट्रा। तो क्वेश्चन है कि करंट की एवरेज वैल्यू क्या है। तो नोट कीजिएगा, करंट के पूरे साइकिल में जो आधा साइकिल है उसकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव है और आधे साइकिल की वैल्यूज नेगेटिव है। तो जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, उन्हें तो ये वाली बात फौरन समझ में आ जाएगी कि कोई डेटा हो, उस डेटा की आधी वैल्यूज पॉजिटिव हो, आधी वैल्यूज नेगेटिव हो, तो जब मैं उसका मीन निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा, तो वो जीरो आएगा। सबको प्लस करेंगे, तादाद से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट जीरो हो जाएगा। ऐड करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज का टोटल जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एवरेज वैल्यू करंट की जीरो होती है। ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू जीरो होती है। जनाब अगर एवरेज वैल्यू जीरो हो गई तो पावर जीरो होगी। और अगर बेटा पावर जीरो हो गई तो डेली लाइफ में तो इलेक्ट्रिकल पावर हमें मिलती है। ऑल्टरनेटिंग करंट लैंप को ब्राइट कर देता है, ऑल्टरनेटिंग करंट मोटर को ऑपरेट कर देता है। डेली लाइफ में इतने सारे काम मैं ऑल्टरनेटिंग करंट से ले रहा हूं। तो अगर एवरेज वैल्यू जीरो है तो पावर जीरो है। सर पावर जीरो तो नहीं होती डेली लाइफ में। तो साइंसदान इस बात पे परेशान है कि भाई कैलकुलेशन में रिजल्ट जीरो आ रहा है लेकिन प्रैक्टिकली रिजल्ट जीरो नहीं आ रहा। तो साइंसदानों ने इसको यूं जस्टिफाई करवाया कि आप देखिएगा, इस चैप्टर में हम लोग करंट का एवरेज यूज नहीं करते, बल्कि एक दूसरी टर्म यूज करते हैं और उसका नाम होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या मतलब? आप वैल्यू मतलब सर ये है, समझाने के लिए बोल रहा हूं कि हमारे पास आधी वैल्यूज पॉजिटिव है, आधी वैल्यूज पॉजिटिव है, आधी वैल्यूज फॉर एग्जांपल नेगेटिव है। अगर मैं इनका मीन निकालूंगा ना तो सब जीरो हो जाएगा। तो कहते हैं आप ऐसा करो, इन सब का स्क्वायर कर दो, इन सब का स्क्वायर कर दो। सबका आपने स्क्वायर कर दिया। सर स्क्वायर का फायदा, भाई फायदा ये होगा जितनी नेगेटिव वैल्यू होंगी ना, सर स्क्वायर करने से वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। स्क्वायर करा देते, स्क्वायर करा के मीन निकाल लो, यानी सबको प्लस करो बेटा और डिवाइड कर दो, मीन आ जाएगा। पर वो जो मीन आएगा वो एक बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि वो स्क्वायर करने के बाद का था, क्योंकि वो स्क्वायर करने के बाद का था। तो फिर क्या करें? सर उसका रूट निकाल लें, जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का रूट निकाल लें। और जब रूट निकालते हैं ना, तो अब नंबर जीरो नहीं आता बल्कि कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है। ये जो मैंने इतनी लंबी बात की ना, ये आपको समझाने के लिए की है। एग्जाम में इसका कोई काम नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपको बस ये वाली बात याद रखने की जरूरत है कि ऑल्टरनेटिंग करंट कम होता है, ज्यादा होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट कम होता है, ज्यादा होता है। तो ऐसा करंट जो कम ज्यादा हो रहा है, सर उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, तो और उसका मीन जीरो आ रहा है, तो हम उसका रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। और आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन इतनी आसान नहीं है, ना एग्जाम में आती है, आपको डायरेक्ट रट्टा मारना होगा। सर आरएमएस वैल्यू होती है करंट की आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू, बस ये याद करना है आपको। करंट आरएमएस लेते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लक्चुएट होता रहता है, मीन वैल्यू जीरो होती है, इसलिए हम मीन वैल्यू नहीं निकालते, बल्कि हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फॉर्मूला करंट का है आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू। और वोल्टेज भी बिल्कुल इसी तरह से डील होगा, दैट इज वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू, दैट इज वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू। तो आज की क्लास पढ़ने के लिए मैं आपसे कहूंगा आपको जस्ट दो फॉर्मूलाज याद करना है। फॉर्मूला नंबर वन, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सर ये तो पुराना फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट की तरह है। नंबर वन बेटा ये फार्मूला याद होना चाहिए। नंबर टू, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जीरो आती है, इसलिए इसको इग्नोर मारें, आरएमएस निकालेंगे। आरएमएस करंट आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू होता है। आरएमएस वोल्टेज
वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू होता है, आई नॉट पीक वैल्यू होती है, आई नॉट पीक वैल्यू होती है, आई नॉट पीक वैल्यू होती है। ठीक है जनाब, तो बस इतनी सी बात लेके चलें, आपको अच्छे खासे सवाल करा दूंगा, अच्छे खासे क्वेश्चन इन तीन फार्मूला से हो जाएंगे। अगर आपने ये तीन फार्मूलाज नोट कर लिए हैं और फर्दर आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है भाई। डीसी वन डायरेक्शनल करंट होता है, एसी की डायरेक्शन रिवर्स होती रहती है, एसी की वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है, इसलिए इसका मीन सर जीरो आता है। तो हम मीन से काम नहीं चलाते बल्कि आरएमएस वैल्यू से काम चलाते हैं। और एग्जाम में पूछे आरएमएस वैल्यू को डिफाइन करो, तो अभी मैं रीड एंड राइट की, जब मैं बुक में आपको लेके जाऊंगा वहां पे वो डेफिनेशन पूछेगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अलबत्ता आज की क्लास में डेफिनेशन के चक्कर में पढ़ के अपने आप को ना उलझाएं, सिर्फ फार्मूला नोट कर लें, सिर्फ फार्मूला। अगर फार्मूला नोट कर चुके हैं बेटा जवेरिया, तो हम आगे चलें। चलें जी, अब हम जा रहे हैं आपको रीड एंड राइट की बुक में लेके। रीड एंड राइट की बुक में जब हम जाते हैं तो ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर रेक्टिफिकेशन है, और रेक्टिफिकेशन में ये रजी न्यू रीड एंड राइट। ठीक है जी, यहीं से शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा, यहीं से हम लोग शुरू कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि व्हाट इज मीन बाय रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन पूछ रहा है, और मैंने आपसे कहा मैं डेफिनेशन आज नहीं बता रहा, डेफिनेशन में अगली क्लास में बता दूंगा। लेकिन अभी पहले थोड़े से क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन कराने के बाद डेफिनेशन में लेके जाऊंगा। डेफिनेशन की वर्डिंग काफी मुश्किल सी है, इसलिए मैं इससे अवॉइड कर रहा हूं। तो अभी डेफिनेशन नहीं करा रहा, लेकिन करानी है क्योंकि हर सवाल में आएगी। अच्छा जी, फिर आपको बेटा एक ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ दिया हुआ है, ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है जी, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर साफ नजर आ रहा है सर टाइम है, वाई एक्सिस के ऊपर करंट है। क्वेश्चन का पहला पार्ट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है कि बताइए पीक वैल्यू क्या है और बताइए आरएमएस वैल्यू क्या है। तो हानिया, हम आपका आई टेस्ट लेना चाहते हैं। हानिया, क्या आप हमें रीड करके बता सकते हैं करंट की पीक वैल्यू क्या है? हानिया, 2.2, 2.4, 2.6, यू आर राइट, 2.6। तो बेटा पीक वैल्यू है 2.6। ठीक है, और हानिया इसी की आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आरएमएस वैल्यू के लिए क्या इसमें एडिशन कर देंगे? जस्ट डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू, खत्म, ये इसका आंसर हो गया। कोई जरूरत नहीं पड़ी डेसिमल में लिखने की, चाहे तो कैलकुलेटर चला के डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, पूरे आप 20 साल की पेपर उठा के देख लेंगे, आपको अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ आपको यही वाला नजर आएगा, बार बार यही सवाल पूछेगा। लेकिन कभी कभी ये, कभी कभी नहीं, सिर्फ एक मरतबा उन्होंने ये वाला ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ क्या होता है अभी इसको इग्नोर मारे, अभी इसको इग्नोर मारे, क्योंकि 20 साल में ये एक दफा आया हुआ है बहुत आसान, इसमें भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसमें भी पूछ रहे हैं ग्राफ की पीक वैल्यू बताएं, पीक वैल्यू बताएं, तो भाई ये रही पीक वैल्यू इसकी, ये पीक वैल्यू है, इसको बोलते हैं स्क्वायर करंट, स्क्वायर वेव। पीक वैल्यू 2 है, तो बेटा मैंने पीक वैल्यू 2 लिख दी। लेकिन अभी इसके आरएमएस में मैं आपको नहीं लेके जाना चाह रहा। अच्छा ठीक, अब जरा नीचे आ जाए, अब जरा नीचे आ जाए, इस वाले फॉर्मूले को देखें। तो ये सर फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला है v इक्वल टू 240, 240 साइन, होना चाहिए था ओमेगा टी, क्योंकि अभी अभी मैं आपको पढ़ा कर आया हूं कि फॉर्मूला होता है साइन ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन इस सवाल में बस आपको तंग करना है, तो कह रहे हैं ओमेगा के बजाय के लिख दिया है। पर के लिखने के बाद जरा इसकी यूनिट देखिएगा, यूनिट क्या लिखी हुई है पढ़िए। यूनिट है रेडियन पर सेकंड, और आप सबको पता है रेडियन पर सेकंड क्या होता है? सर रेडियन पर सेकंड ओमेगा ही होता है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा की यूनिट रेडियन। तो इनको लिखना चाहिए था 240 साइन ओमेगा टी, पर आपको मुश्किल में डालने के लिए उन्होंने कर दिया 240 साइन के टी, और के की यूनिट जब रेडियन पर सेकंड लिखी तो मैं समझ गया भाई कि बस तंग करना चाह रहे हैं। और ओमेगा असल में यहाँ पर के ही है। ठीक है, फिर आपसे नीचे जाके कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, आपको के मालूम करना है, के का मतलब ओमेगा मालूम करना है।
आपको ओमेगा मालूम करना है, इस सवाल के अकॉर्डिंगली के मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ऑसिलेशन वाले चैप्टर को सोचें तो वही वाला फार्मूला मैंने लगा दिया, ओमेगा होता है 2 पाई एफ बटा 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी 50 है, 52 जा 100, 100 से बेटा मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 314.2, 100 से बेटा मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 314.2। लिखा हुआ है जनाब के को आंसर करें टू सिग्निफिकेंट फिगर में, उन्होंने खुद लिखा हुआ है टू सिग्निफिकेंट फिगर में करें। सर टू सिग्निफिकेंट फिगर में करना है तो ये बन जाएगा 310। ठीक है जी, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है 2SF में लिखे तो हमने इसको 310 कर दिया। ठीक है जी, एक बात हो गई। दूसरी बात में आगे चलें तो दूसरी बात भी हम आराम से कर सकते हैं। कह रहे हैं जनाब कैलकुलेट करें मीन पावर, मीन पावर नहीं सर, मीन पावर गिवन है, पावर गिवन है, पावर गिवन है, रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। ठीक है जनाब, तो इसमें क्या करेंगे तो गौर से सुनिएगा करेंगे क्या। पहली बात तो ये कि ये वाला जो नंबर लिख के दिया हुआ है 240, सर ये 240 क्या है, तो अभी हम आपको ग्राफ में पढ़ा कर आए कि करंट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, करंट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो सर जो इक्वेशन में यहां नंबर लिखा हुआ होता है ना सर, वो उसकी पीक वैल्यू होती है। तो क्वेश्चन में हमें पीक वैल्यू गिवन है 240, ये पीक वैल्यू है। सर इस पीक वैल्यू को अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दें, यस। अगर आपने अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गई आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का मतलब समझ लें, मीन वैल्यू बन गई। ठीक है, मीन कहते नहीं है, बोलते आरएमएस वैल्यू। ये आरएमएस वोल्टेज आ गया। और जब आरएमएस वोल्टेज आ गया तो अभी अभी आप सब एएस के पेपर देकर आए हो, हर बच्चे को पावर के 3 फॉर्मूलाज आते हैं। सर पावर का फॉर्मूला वी आई, पावर का फॉर्मूला I²R, पावर का फॉर्मूला लगा रहा हूं V²/R, पावर का फॉर्मूला V²/R। ठीक है ना, इसमें से आपको आर कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है। सर आर को इधर ले आए, पी को इधर ले आए। ठीक है बेटा, ये एएस करंट इलेक्ट्रिसिटी का मामूली सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं। आर बेटा इधर ले आओ और पी उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा V²/P, इधर उधर कर दिया। अब आप खुद सोचिए, आपको उन्होंने मीन पावर दी हुई है, याद रहे आर कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट होता है। क्या चीज चेंज हो सकती है, वोल्टेज बदलने से पावर बदल सकती है। वोल्टेज ज्यादा तो पावर ज्यादा, वोल्टेज कम तो पावर कम। अगर उन्होंने आपको मीन पावर गिवन है तो वोल्टेज भी मीन वाला लिखोगे, और मीन वाला जो वोल्टेज होगा वो आरएमएस वाला वोल्टेज होगा। तो सर पावर है 3.2 किलोवाट्स, 3.2 किलोवाट्स इट इज पावर। और वोल्टेज, सर वोल्टेज आरएमएस वाला, सर आरएमएस वाला वोल्टेज है, सर आरएमएस वाला वोल्टेज है 240 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। आरएमएस वाला वोल्टेज है 240 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो आरएमएस वोल्टेज 240 अपॉन अंडर रूट 2, मीन पावर 3.2 किलोवाट्स। सारे नंबर लिख के सॉल्व करोगे तो बेटा रेजिस्टेंस आ जाएगी। मेरे पास इस वक्त बुक नहीं है, मार्किंग इसकी मैं नहीं देख सकता, तो मैं इसलिए इसका आंसर लिखने से सॉरी, लेकिन आप बाद में कर लीजिएगा। तो जो काम की बात है आज की क्लास में बेटा वो ये कि अगर आपको इक्वेशन देंगे और ये इक्वेशन है आरएमएस वोल्टेज की या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की, लेकिन हम ये इक्वेशन बिल्कुल ऐसा फॉर्मूला एसएचएम में पढ़कर आए हैं। और देखिएगा अगला सवाल भी आपको लगेगा बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप इसको कॉपी कर चुके हो तो हम आगे चले। जवेरिया बेटा आप आगे जा सकते हैं। अच्छा जी, अब जरा अगले अगले क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में हम आयशा
आपके साथ बेटा बात करना चाहेंगे आयशा अगेन। देखिए आपको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है 320 साइन ओमेगा टी, 320 साइन ओमेगा टी। आप मुझे बताएं आयशा बेटा इसमें पीक वोल्टेज आपको क्या नजर आ रहा है? आयशा बेटा पीक वोल्टेज क्या नजर आ रहा है? पीक वोल्टेज। बिल्कुल सही बात है, साइन का जो कोफिशिएंट होता है इट इज पीक वोल्टेज। और इस पीक वोल्टेज के साथ मैं क्या करूं कि ये आरएमएस बन जाए? बस ये इसका आंसर हो गया, खत्म। खत्म हो गया जी। ठीक। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं, टाइम पीरियड पूछ रहा है। सर टाइम पीरियड जब पूछ रहा है ना, तो टाइम पीरियड के लिए जरा चेक कीजिएगा ओमेगा किसके बराबर है। आयशा आप ही बताओ मुझे, क्योंकि आपने एसएचएम का चैप्टर पढ़ा हुआ है। ओमेगा बता सकती हैं ओमेगा यहाँ पे किसके बराबर आ रहा है? 100 पाई के बराबर आ रहा है। ठीक है, 100 पाई के बराबर आ रहा है। सही, 100 पाई के बराबर आ रहा है। अच्छा आपको निकालना है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है। अगर टाइम पीरियड निकालना है तो बताइएगा ओमेगा का कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें कैपिटल टी आता? ओमेगा के दो फार्मूलाज होते हैं, एक 2 पाई एफ जी और दूसरा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ठीक है बेटा, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी ओमेगा का फॉर्मूला। ठीक है जी। अगर आपको ऑसिलेशन का चैप्टर आता है, कल आप टेस्ट देने जा रहे हैं, मैं वही फार्मूलाज यूज करके एक दूसरा चैप्टर आपको निपटाना चाह रहा हूँ। और देखिए इसमें भी सर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको कैलकुलेट करना है टाइम, तो टाइम जाएगा उधर और 100 आ जाएगा नीचे, और 100 बटा नीचे आ गया तो ये बन गया 0.002 या 2 एक्सपोनेंट -2 जो आपको मुनासिब लगे। 2 एक्सपोनेंट -2 या 0.002। तो बिल्कुल उसी तरह के फार्मूले से हमने ये सवाल भी कर लिया। उमर बेटा आपका माइक्रोफोन मेरे ख्याल में खराब है, इसलिए हम आपसे सवाल पूछ नहीं पा रहे। अगर बेटा आयशा आप कॉपी कर चुके हो तो हम आगे चले। अच्छा जी, इस पूरे चैप्टर में बेटा दो तरह के सवाल है, या तो रेक्टिफिकेशन है, रेक्टिफिकेशन को इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करेंगे, या जिस तरह की इक्वेशन में अभी करा रहा हूँ आपको ये वाले सवाल नजर आएंगे इस पूरे चैप्टर में। पूरे चैप्टर में टोटल दो टॉपिक्स हैं। आइए जी एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहे हैं कि आर एम एस वैल्यू 9.9 है। ठीक है ना, एक उल्टा सवाल बना दिया उन्होंने, आर एम एस वैल्यू 9.9 है, आर एम एस वैल्यू। ठीक है, मैं आपसे पीक वोल्टेज जानना चाहता हूं, उसकी वजह बताऊंगा। ठीक है जनाब, पीक वैल्यू देते हैं तो आरएमएस निकालना होता है, आरएमएस दिया हो तो पीक वोल्टेज निकालना होता है। सर पीक वोल्टेज होगा, सर पहले तो फार्मूला लगा लें जो आपके पास फार्मूला होता है। फार्मूला होता है आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 डिवाइड है सर, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आरएमएस 9.9 है, आरएमएस 9.9 है, 9.9 को अंडर रूट 2 से कर दें मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा पीक वोल्टेज। आरएमएस को 9.9 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीक वोल्टेज आ जाएगा। और सर अब पीक वोल्टेज आ गया तो आपसे कह रहे हैं कि आप वोल्टेज की इक्वेशन लिख के दिखाएं। सर वोल्टेज की इक्वेशन होती है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट, सर वी नॉट होता है पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज अभी अभी हम लिख चुके हैं, पीक वोल्टेज है 9.9 अंडर रूट 2। सर पीक वोल्टेज हम लोग लिख चुके हैं 9.9 अंडर रूट 2। फिर बेटा आएगा साइन ओमेगा। सर उन्होंने दी हुई है फ्रीक्वेंसी, उन्होंने दी हुई है फ्रीक्वेंसी ओमेगा का। कोई ऐसा फॉर्मूला सोचो जो फ्रीक्वेंसी वाला हो।
तो सर फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। तो आप इसको चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो 50 टू 100 कर लें। और जब आप 50 टू 100 करेंगे तो ये शक्ल बन जाएगी साइन 100 पाई टी, साइन 100 पाई टी। बस खत्म, ये इक्वेशन ऑफ वोल्टेज बन गई। आयशा बेटा नोट कर चुके हो तो हम आगे चले। अच्छा जी, और आगे चले। और इसी स्टाइल के सवाल सर्च कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन पे। ये एक और सवाल हमें नजर आ रहा है। इस सवाल में भी देखिए लिखा है 5.6 साइन 360 टी, और नीचे पूछ रहे हैं कि बताइए आरएमएस वोल्टेज। तो आरएमएस वोल्टेज के लिए हमें पहले चाहिए होती है पीक वैल्यू। सर पीक वैल्यू है 5.6। सर पीक वैल्यू है 5.6, और उस 5.6 को सर अंडर रूट 2 से डिवाइड कर देंगे। 5.6 को अंडर रूट 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अंडर रूट 2 से डिवाइड करके हमें आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। पर इसके बाद रेक्टिफिकेशन शुरू हो जाती है, जो अभी हमने आपको नहीं पढ़ाई है, इसलिए अभी हम आगे नहीं जा सकते। अच्छा जी, और आगे चलें। सवाल खत्म हो गए, सवाल ही खत्म हो गए। ठीक है जी। तो बस अगर आप देखें तो आरएमएस वाला जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, आरएमएस के सारे सवाल हम लोगों ने कर लिए और आपको सबको समझ में भी आ गया आरएमएस में क्या चल रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर कोई बच्चा बोले सर जब आरएमएस के सवाल खत्म हो गए तो आरएमएस की डेफिनेशन भी पढ़ा ही दें, आरएमएस की डेफिनेशन भी पढ़ा दें, तो चलिए जनाब आरएमएस की डेफिनेशन पढ़ाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि डेफिनेशन काफी मुश्किल है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आरएमएस, मैं आपको लेके जाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ आरएमएस, आरएमएस की डेफिनेशन। आरएमएस की डेफिनेशन करने के लिए ना पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट समझाना होगा। एक्सपेरिमेंट में बेटा मेरे साथ चले। फॉर एग्जांपल आप एक्सपेरिमेंट थर्मल फिजिक्स का कर रहे हैं। ये मैंने आपको एक बीकर दिया हुआ है, और इस बीकर में एक हीटर मैंने इसके अंदर डाल दिया, और उस हीटर से मैं फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड गर्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, अब ये बीकर है, बीकर के अंदर एक हीटर लगा हुआ है, मैं पानी या लिक्विड को गर्म करना चाह रहा हूँ, और इसी के अंदर मैंने लगा दिया है एक थर्मामीटर। ये थर्मामीटर मैंने लगा दिया। अच्छा जी, इस हीटर के साथ यहाँ पर एक एम मीटर लगाऊंगा, और एक वोल्ट मीटर भी लगाऊंगा, एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा रहा हूँ, और इसी के साथ साथ ये मैंने एक पावर सप्लाई लगा दी। यहाँ पे पावर सप्लाई पहले डीसी वाली लगा रहा हूँ, ये डीसी वाली पावर सप्लाई है, और यहाँ पर अभी एक लगेगा वोल्ट मीटर। ठीक है, ये भी यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगेगा, ये थर्मामीटर है। यहाँ पे लगा दिया मैंने एम मीटर, यहाँ पे लगा दिया मैंने वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पैरेलल होता है, एम मीटर सीरीज में होता है। ठीक है जी। अब जरा गौर से देखिएगा, आप सब ने आईजीसीएसई लेवल में सब ने थर्मल फिजिक्स पढ़ी हुई होती है, सबको फॉर्मूला आता है सी एम थीटा, सबको फॉर्मूला आता है सी एम थीटा। लेफ्ट साइड पे क्यू, क्यू एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है वोल्टेज करंट टाइम, वोल्टेज करंट टाइम। मैंने आपसे कहा थीटा को सब्जेक्ट बना लें, थीटा को आपने सब्जेक्ट बना लिया, तो ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये टाइम है, ये सी है, ये एम है। ठीक है जनाब, अब जरा गौर से सुनिएगा। मैंने इस लिक्विड को, इस पानी को गर्म करना है। पानी को पहले मैं गर्म कर रहा हूं डीसी से, पानी को मैं गर्म कर रहा हूं डीसी से। ठीक है ना, डीसी से मैंने गर्म करना शुरू किया। गर्म करने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने वोल्टेज दिया 50,
करंट आया 2 एम्पियर, मैं गर्म कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट तक, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुझे आती है, पानी का मास फॉर एग्जाम्पल है 0.5 kg। मैंने सारी एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज यहां पे अरेंज की और मैंने एक्सपेरिमेंट करके नोट करा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जनाब, ये मैंने सारे नंबर उल्टे सीधे लिखे, मुझे नहीं पता कि इनको सॉल्व करके 2 आएगा भी या नहीं, मैंने ऐसे उल्टा सीधा लिखा। टेम्परेचर का राइज हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने किससे करा है? सर ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपने डीसी से करा है, पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने डीसी से करा है। डीसी की वैल्यू फिक्स होती है, डीसी का वोल्टेज फिक्स होता है, डीसी का करंट फिक्स होता है, सी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, 300 सेकंड का टाइम दिया, हीटिंग इफेक्ट 2 डिग्री सेल्सियस का आ गया, हीटिंग इफेक्ट 2 डिग्री सेल्सियस का आ गया। ठीक है जनाब, काफी लंबी मैंने कहानी कर दी समझाने के लिए। अच्छा, अब जनाब कहते हैं कि अगर मैं यहां से डीसी हटा लूं, डीसी मैंने हटा लिया और यहां अब लगा दिया एसी, यहां मैंने लगा दिया एसी। अब इस एसी का कोई वोल्टेज होगा, सर एसी का कोई करंट होगा। आपको पता है वोल्टेज और करंट की वैल्यू एसी में दो तरह की होती है, एक पीक वैल्यू होती है, एक आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है जनाब, किसी बच्चे ने कहा सर ऐसा करें, ऐसा एसी लगाएं जिसका पीक वोल्टेज 50 हो, पीक वोल्टेज 50 हो, ठीक है, और उसका पीक करंट 2 एम्पियर हो। ठीक है, तो आपने पीक वोल्टेज 50 लगा दिया, पीक करंट 2 लगा दिया, ठीक है, और कैलकुलेशन किया तो रिजल्ट 2 सेल्सियस आ रहा है। लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर का राइज 2 डिग्री सेल्सियस नहीं आया, 2 डिग्री सेल्सियस नहीं आया, कुछ और आ गया। कम आया ज्यादा आया मैं उस चक्कर में भी नहीं पड़ रहा, टेम्परेचर का चेंज कुछ और आ गया, 2 नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यूज आपने डीसी सोर्स की ली वही वैल्यूज एसी में अगर मैं पीक वैल्यूज लूंगा तो हीटिंग इफेक्ट वो वाला नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं ऐसी पीक वैल्यू फिक्स करूं कि उस पीक वैल्यू को अंडर रूट 2 से डिवाइड करूं तो आरएमएस वैल्यू 2 बने। ठीक है जनाब, कोई ऐसी पीक वैल्यू लूं वोल्टेज की, 50 नहीं लूंगा, कोई दूसरी वैल्यू लूंगा, उस वैल्यू को अंडर रूट 2 से डिवाइड करूंगा, अंडर रूट 2 से डिवाइड करूंगा और अंडर रूट 2 से डिवाइड करके उसकी आरएमएस वैल्यू 50 आएगी। जब मैंने आरएमएस करंट लिया 2, आरएमएस वोल्टेज लिया 50, यानी वही वैल्यूज ली जो मैंने डीसी की ली थी, इस मर्तबा एसी की ली है, लेकिन एसी की पीक वैल्यूज नहीं ली है, एसी की आरएमएस वैल्यूज ली है। तो मैं हैरान रह गया कि मुझे वही हीटिंग इफेक्ट मिला जो हीटिंग इफेक्ट डीसी से मिला था, मुझे जो हीटिंग इफेक्ट डीसी से मिला था। ठीक है जनाब, अब यहां से मैं एक सेंटेंस 3-4 दफा बोलूंगा ताकि आपके दिमाग में बिठा सकूं और फिर मैं आपको मार्किंग स्कीम से वो डेफिनेशन पढ़ा दूंगा, तो गौर से सुनिएगा। सर जो हीटिंग इफेक्ट हमें डीसी सोर्स से मिलता है, डीसी की करंट और वोल्टेज की वैल्यूज से जो हीटिंग इफेक्ट मिलता है, डीसी के करंट और वोल्टेज की वैल्यूज से जो हीटिंग इफेक्ट मिलता है, सेम हीटिंग इफेक्ट एसी में आरएमएस वैल्यूज से मिलता है, सेम हीटिंग इफेक्ट एसी में आरएमएस वैल्यूज से मिलता है। तो एसी की आरएमएस वैल्यूज वही हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं जो डीसी पैदा करता है। एसी की आरएमएस वैल्यूज वही हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, एसी की आरएमएस वैल्यूज वही हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं जो डीसी की वैल्यूज प्रोड्यूस करती हैं। आखिरी दफा बोल रहा हूं और मार्किंग स्कीम सामने रख के बोल रहा हूं, सेम वर्डिंग आपको मिलेगी, जरा सुनिएगा। क्या कह रहे हैं जनाब, क्या कह रहे हैं, गौर से सुनिएगा कि डीसी की वैल्यूज से
डीसी करंट से, सर डीसी करंट से जो हीटिंग इफेक्ट मिलता है, सर सेम हीटिंग इफेक्ट आरएमएस वैल्यू से मिलता है। सेम हीटिंग इफेक्ट आरएमएस वैल्यू से मिलता है। अच्छा, इस वाली मार्किंग स्कीम में उसने इतनी अच्छी वर्डिंग यूज नहीं की, रुकिएगा आपको ना मैं दिखा देता हूँ, उसकी वर्डिंग भी उसने अच्छी लिखी है। वर्डिंग भी उसने अच्छी लिखी हुई है, मैं फिर वही वर्डिंग लिखवाने जा रहा हूँ। ये मुझे वैल्यूज नजर आ रहे हैं। एक तो ये पेज की ओरिएंटेशन खराब हो गई है। खैर मैं यहाँ पे बेटा वैल्यू, ये इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप लोग डेफिनेशन लिखिएगा बेटा, डेफिनेशन लिखिएगा बेटा, डेफिनेशन लिखिएगा। आरएमएस वैल्यूज ऑफ एसी produces same heating effect as DC produces। ठीक है ना, एसी की आरएमएस वैल्यूज सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। आरएमएस वैल्यूज एसी की सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं जो डीसी प्रोड्यूस करता है। डीसी की वैल्यूज ले, उससे हीटिंग इफेक्ट जो आएगा, आप एसी के अंदर आरएमएस वैल्यूज लेंगे तो आपको सेम हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। अगर आपने पीक वैल्यूज ले ली तो आपको वो वाला हीटिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक। अच्छा, मैं इसको रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं।